ये 23 सितंबर 1965 का जिक्र है, जब अपनी ही छेड़ी गई जंग में बेदर पे नुकसानात उठाने के बाद जंग को रोकने की गर्ज से भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा जा खटखटाया। सलामती कौंसिल ने फायरबंदी का हुक्म दे दिया। पाक फ़ौज के जवानों ने इस हुक्म की तामील में पेशकदमी रोक दी। भारतीय फ़ौज ने इस फायरबंदी का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ने का इरादा किया। मैदान जंग में मौजूद पाक फ़ौज के कैप्टन को जब इस बारे में इतला मिली तो उन्होंने भारतीय कर्नल को पैगाम भेजा कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी कदम होगा। सिख कर्नल के लिए पैगाम ही काफ़ी रहा और उसने आगे बढ़ने का इरादा तर्क कर दिया। इन्होंने 4 अप्रैल 1938 को गुजरात के इलाके डिंगा में जन्म लिया। उनका नाम मोहम्मद अकरम रखा गया। उनके वालिद का ताल्लुक निक्का कलां से था, जो कि जहलम से 26-27 मील दूर टिल्ला जोगियां के दामन में वाक़ है। उनका ख़ानदान फ़ौजी पस मंज़र का हामिल था। उनके दादा सूबेदार खान ने 20 साल फ़ौज की मुलाजमत की। पहली जंग अज़ीम में दादे शुजात देने पर हुकूमत की जानिब से तमगे और ज़रई अराज़ी बतौर इनाम हासिल की। उनके वालिद ने भी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। 18 बरस मुलाजमत के बाद 1937 में रिटायर हुए। उनके 6 में से 4 बेटों ने फ़न सिपागिरी को अपनाया। उनके आबाई गांव की वजह शोहरत भी ये थी कि इस इलाके में बहुत से जवान वतन की खातिर सर धड़ की बाजी लगा चुके थे। बचपन के 5 बरस डिंगा में गुजारने के बाद मोहम्मद अकरम निक्का कलां आ गए और मकामी स्कूल में दाखिला लिया। वो बचपन से ही संजीदा और ईमानदार थे। एक दफ़ा का जिक्र है, जब वो चौथी जमात के तालिब इल्म थे, उनके उस्ताद ने तमाम तुलबा की फ़ीस वसूल की मगर वहीं मेज़ पर भूल गए। जब याद आने पे वापस स्कूल आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि मोहम्मद अकरम उनकी इमानत संभाले उन्हीं के मुंतज़िर बैठे हैं। इन्हें बचपन से ही फ़ौज में शमूलियत की लगन थी। इन्होंने सिपाही की हैसियत में फ़ौज में शामिल होने की कोशिश की, मगर उनकी कम उम्री और कम तालीम इस शौक़ की राह में हायल हो गए। लिहाजा उन्होंने बॉय रंगरूट की हैसियत से फ़ौज में शामिल होना मंजूर कर लिया। इन्हें 14 रेजिमेंट में भेज दिया गया। उन्होंने 3.25 बरस इसी हैसियत से खिदमत अंजाम दी और तालीमी मदराज भी इसी दौरान तय किए। बाद में उन्होंने आर्मी का खसूसी इम्तिहान पास किया, फ़ौजी कैडर पास किए और लांस नाइक हो गए। आखिरकार 1961 में रेगुलर कमीशन हासिल किया। कैडेट की हैसियत से काकूल एकेडमी में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर उन्हें कैडेट सार्जेंट बना दिया गया। कांगो के वज़ीर आज़म मुबासा की मुनासबत से इन्हें मुबासा सार्जेंट का खिताब भी दिया गया, क्योंकि इन्होंने भी पोस्टमैन से वज़ीर आज़म बनने वाले मुबासा की तरह मामूली दर्जे से तरक्की की मनाजिल तय की। 1961 में कमीशन मिलते ही इन्हें नंबर 4 FF रेजिमेंट में भेज दिया गया। उन्होंने कैप्टन की हैसियत से 1965 की जंग में हिस्सा लिया। 1970 में मेजर के ओहदे पर फायज हुए। उन्हें 31 मार्च 1971 को बतौर मेजर मशरक़ी पाकिस्तान में तैनात किया गया। वो हॉकी और बॉक्सिंग के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, शिकार के शौकीन थे और एक माहिर निशानाबाज भी माने जाते थे। उन्होंने हॉकी और बॉक्सिंग के मुकाबलों में 20 इनामात भी हासिल किए। 1971 में भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, जिसमें कुछ आलमी ताकतों का किरदार भी शर्मनाक था। 21 नवंबर 1971 को भारत की तरफ से मशरक़ी पाकिस्तान पर किए गए हमले में उसकी 2 ब्रिगेड पैदल फ़ौज और 1 टैंक रेजिमेंट शामिल थी। इस जंग में दुश्मन ने जैसूर के शमाल से कोमिला, सलहट, चिटागांग, मेमन सिंह और रंगपुर तक जंग छेड़ दी थी, मगर सख्त जानी और माली नुकसान उठाने के बाद इसने दिनाजपुर के इलाके हिल्ली में एक नया महाज खोलने का इरादा किया। इस हमले में उसकी 20वीं पहाड़ी रेजिमेंट के 165वें ब्रिगेड और 49वें ब्रिगेड ने हिस्सा लिया, जिन्हें जेट तैयारे और स्क्वाड्रन टैंकों की कमक भी हासिल थी, मगर उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ये महाज इसलिए भी अहम था कि दुश्मन इस पर काबिज होकर मशरक़ी पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की सप्लाई मुअत्तल करना चाहता था। पे दर पे हमलों में नाकामी के बाद दिनाजपुर पर दुश्मन की तरफ से होने वाला हर हमला पहले से ज़्यादा शदीद था। दिनाजपुर में मुतय्यन मेजर मोहम्मद अकरम की 4 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट दिनाजपुर के अगले मोर्चों पर तैनात थी और इसकी क़यादत मेजर मुमताज़ मलिक कर रहे थे। मेजर मोहम्मद अकरम की C कंपनी को दुश्मन पर दाएं तरफ से दबाव डालने का हुक्म मिला। दोस्तों, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के अर्दली एक वाक़या बयान करते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान की लड़ाई ज़ोरों पर थी। मैं साहिब से आगे जा रहा था। मुझे साहिब की जान अजीज़ थी। जगह वो रुके और मुझे कहा, सजीद, तनख्वाह मैं ज़्यादा लेता हूँ या तुम? मैंने कहा, साहिब आप ज़्यादा लेते हैं। कहने लगे, हम हुकूमत से ज़्यादा पैसे लेते हैं, इसलिए मरने का हक भी हमको पहले है। दोस्तों, 3 दिसंबर 1971 को दिनाजपुर पर होने वाले हमले में दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों और इन्फेंट्री की मदद हासिल थी, जबकि पाक फ़ौज को असले की कमी का सामना था और इसकी कई बख्तरबंद गाड़ियाँ काबिल इस्तेमाल नहीं रही थीं।
दुश्मन की बख्तरबंद रेजिमेंट पूरे इलाके में फैल चुकी थी। इस मरहले पर मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने पेशावराना महारत और आला क़यादत का सबूत दिया। दुश्मन की पेशकदमी को देखते हुए उन्होंने दुश्मन के टैंक तबाह करने का फ़ैसला किया और जंगी हिकमत अमली के तहत दुश्मन को आगे बढ़ने का मौका दिया। 5 दिसंबर 1971 को मेजर मोहम्मद अकरम कंपनी की कमान करते हुए डबल MC-40 और एक सिपाही के साथ दुश्मन के टैंकों की तरफ बढ़े। दुश्मन ने जब जवाबी हमले के आसार ना पाए तो मज़ीद आगे बढ़ने लगा। यही वो मौका था जब मेजर मोहम्मद अकरम और उनके साथियों ने दुश्मन पर दस्ती बमों, राइफलों और संगीनों से हमला कर दिया। इस गैर मुतवक्के हमले में दुश्मन भाग खड़ा हुआ और मेजर मोहम्मद अकरम ने 150 गज़ आगे बढ़कर टैंक शिकन हथियार की मदद से दुश्मन के 3 टैंक तबाह कर दिए। मगर दुश्मन की तरफ से जवाबी हमले में आई गोलियों की बौछार ने उनका सीना छलनी कर दिया और इन्होंने जामे शहादत नोश किया। उनकी शहादत के बाद हवलदार अब्दुल गनी ने कमान संभाली और दुश्मन का मर्दाना वार मुकाबला किया। जब तक वो महाज पर मौजूद रहे दुश्मन को आगे बढ़ने की जरूरत ना हो सकी। मेजर आसिफ हारून और लांस हवलदार मीर नवाज जब उनका जस्दे खाकी उठाकर लाए तो पूरी कंपनी साकित होकर रह गई। उन्हें अगले रोज़ बोगरा में सुपर्दे खाक कर दिया गया। मुल्क की हिफाजत का अहद पूरा करने और लाजवाल जुर्रत और इस्तक़लाल का मुज़ाहरा करने पर मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। गो के शहादत के वक्त उनकी उम्र 33 बरस थी, मगर उन्होंने अपने भाइयों के मुस्तकबिल संवारने की खातिर शादी नहीं की थी। मगर उनकी शादी की बात 2 घरानों में ज़रूर चल रही थी। उनकी मोहब्बत हर मामले में बेलौस थी, भले वो उनके भाई हों या मादरे वतन से उनकी उल्फत। दोस्तों, मेजर मोहम्मद अकरम ने 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान में तैनाती के दौरान अपने वालिद को एक ख़त लिखा, जो कि उनकी वतन से मोहब्बत और खुदा पर गैर मुतज़लज़ल यकीन का मुँह बोलता सबूत है। मेजर मोहम्मद अकरम ने लिखा, इस्लाम, कौम और मुल्क की हिफाजत के सिलसिले में कोई जान कीमती नहीं है। हम सब का फ़र्ज़ है कि मज़हब और मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश करें, जो कि इस सिलसिले में पाकिस्तान की फ़ौज कर रही है। अब किसकी कुर्बानी अल्लाह ताला के हज़ूर में कबूल होती है, हम में से किसी को इल्म नहीं है। अलबत्ता हम में से जो जवान या अफसर मुल्क की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान करता है, बाकी उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं और नए जज्बे से अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करने का अज़म करते हैं। लेकिन जैसा कि हमारा ईमान है कि मौत का वक्त, जगह और वाक़यात सब पहले से मुकर्रर हैं और अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इसमें तब्दीली नहीं कर सकता, तो फिर फ़िक्र किस बात की है। हमारे लिए यही बेहतर है कि हम अपने मुल्क, मज़हब और अफवाज की हिफाजत और फ़तह के लिए दुआ करते रहें। जैसा कि मैंने पहले लिखा था कि मशरक़ी पाकिस्तान के हालात मामूल पर आ चुके हैं, मुल्क में जंग की कैफियत नहीं है, सरहद पर दोनों किस्म के दुश्मन से कभी कभी झड़प हो जाती है, जो कि तशवीश की बात नहीं, लिहाजा फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। वैसे जिसका वक्त पूरा हो चुका है उसे तो कोई नहीं रोक सकता। आदमी घर में बैठे बैठे या मामूली हादसे में भी मर जाते हैं। हम सब के लिए दुआ करते रहा करें। हम अज़म किए हुए हैं कि पाकिस्तान के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करके दम लेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस काम के करने की तौफीक दे। ज़्यादा आदाब, आपका बेटा अकरम मलिक। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये ख़त मेजर मोहम्मद मलिक ने अपने वालिद को नहीं बल्कि इस कौम के लिए लिखा था। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।